आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देखो, हमने अभी तक ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स को कवर अप कर लिया कि कौन से ऑक्सीजन कंपाउंड्स थे, कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अब अपने सेकेंड एलिमेंट पर मूव करते हैं, दैट इज सल्फर। अब हम सल्फर से बनने वाले कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो सल्फर रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले तो यही एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सेकेंड हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड इसके बाद हम कवर करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जिस ऑक्सो एसिड्स में भी स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड को हम कवर अप करेंगे। तो देखो, पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर को। तो हम जब एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें, सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म की, तो सल्फर बेसिकली कई सारे एलोट्रॉप्स शो करता है, फॉर्म करता है, जिसमें से जो मेन होते हैं, जो मेन फॉर्मेशन होती है एलोट्रॉप्स की, वो ये दो होते हैं, दैट इज अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। इनको आप रोम्बिक अल्फा सल्फर भी पढ़ते हो, मोनो येलो रोम्बिक भी पढ़ते हो अल्फा सल्फर, या फिर मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर भी पढ़ते हो। तो देखो, पहले हम अल्फा सल्फर की बात कर लेते हैं, कैसा इसका टेक्सचर रहता है, क्या कलर रहता है, क्या प्रॉपर्टीज रहती है इसकी। तो अगर हम बात करें कलर की, तो अल्फा रोम्बिक जो होता है वो येलो कलर में अपीयर होता है, येलो कलर की फॉर्मेशन रहती है इसकी। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 385.8 केल्विन, 385.8 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट शो कराता है एंड 2.06 स्पेसिफिक ग्रेविटी शो कराता है। अब देखो, अगर इसके क्रिस्टल्स की बात करें कि जब ये प्रिपेयर किया जाएगा, तो ये प्रिपेयर करते कैसे हैं वो बताएंगे, लेकिन ये प्रिपेयर किया जाएगा तो इसमें रोम्बिक क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, जिसी के नाम पे इसका पड़ जाता है नाम रोम्बिक, येलो रोम्बिक सल्फर। ठीक है, ये इसी के उस पे बेसिस पे इनका नाम बोला जाता है कि इसके जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उनकी शेप क्या होती है, रोम्बिक शेप होती है। अब सोल्यूबिलिटी देखें तो जनरली जो अल्फा सल्फर होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। अब वाटर में इनसोल्यूबल है, देन इट विल डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल, ईथर टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक ही इनमें डिसॉल्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें CH2 की, तो इसमें ये रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, फिर ये बोल सकते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है इन CH2। अब देखो, फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे फॉर्म होता है ये। हम क्या करते हैं, जो रोल सल्फर होता है उस रोल सल्फर को उसमें रोल सल्फर सॉल्यूशन को CH2 में इवेपोरेट करते हैं, उसमें डिसॉल्व करेंगे और उसको इवेपोरेट किया जाता है। अब जैसे ही वो इवेपोरेशन होगा तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो रोम्बिक शेप क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, और वो जो सल्फर फॉर्मेशन होगी उसको बोला जाता है अल्फा सल्फर या फिर येलो रोम्बिक सल्फर। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो रोम्बिक सल्फर की स्टेबिलिटी होती है बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर। अगर 369 केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर एक्सीड किया, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर, ये बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ टेम्परेचर कितना रखेंगे, या तो 369 या फिर 369 से कम। अब देखो, जो अल्फा सल्फर होता है उसमें सल्फर के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, शेप की भी अभी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार बीटा सल्फर की। तो देखो, बीटा सल्फर में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स किस फॉर्म में रहेंगे, मोनोक्लिनिक शेप में। उन क्रिस्टल्स की शेप कैसी रहेगी, मोनोक्लिनिक शेप रहेगी, इसलिए इसको मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर भी बोल दिया जाता है या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोल दिया जाता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98, दोनों ही अल्फा सल्फर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो ये सोल्यूबल होता है इन CH2। अच्छा, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हम किसी भी चाइना डिश में जो अल्फा सल्फर होता है उसको, जिसको ये बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर को मेल्ट किया जाता है, और तब तक मेल्ट करते हैं जब तक, मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको कूल करेंगे। जैसे ही कूल करेंगे क्रस्ट फॉर्म हो जाती है उसके सरफेस पे। अच्छा, उस क्रस्ट में होल्स किए जाते हैं ताकि जो लिक्विड रहे, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो एक्स्ट्रा लिक्विड रिमूव हो जाए, और वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड रिमूव होने के बाद हम
देखते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हुए होते हैं, और उन क्रिस्टल्स की शेप कैसी होती है, मोनोक्लिनिक शेप होती है। ठीक है, निडल शेप भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं मोनोक्लिनिक शेप के। तो उस जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ऑब्जर्व हुए उनको बोला जाता है बीटा सल्फर। तभी हमने बोल दिया इधर की क्रिस्टल की शेप कैसी होती है, मोनोक्लिनिक शेप होती है। ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के बाद बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी और कॉम्पोजिशन। तो इसकी स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है अबोव 369 केल्विन टेम्परेचर। अगर 369 केल्विन से कम टेम्परेचर किया देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्फा सल्फर, ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम करने पे। और इसकी कॉम्पोजिशन होती है S8 मोलिक्यूल, जो अल्फा सल्फर का था वही होता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन तो सेम ही रखेंगे, बस इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, इन्हीं को ही तो बोलेंगे एलोट्रोप्स। अच्छा, नेक्स्ट इनके शेप की बात करते हैं कि दोनों ही अल्फा सल्फर एज वेल एज बीटा सल्फर दोनों की ही पॉकेट एंड क्राउन शेप स्ट्रक्चर रहती है, शेप रहती है, जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब इसमें क्या होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ तो होते सभी सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होगी, 204 पिकोमीटर। और अगर एंगल की बात करें, सल्फर सल्फर एंगल जो एग्जिस्ट करेगा वो होता है 107 डिग्री। ठीक है, ये एंगल और बॉन्ड लेंथ हो गई। अब क्या होता है, अगर हम सल्फर के एलोट्रोप्स की बात करें तो S6 से लेके और S20 तक जो रिसेंट अपने 2 डिकेड्स हैं, इनमें साइंटिस्ट ने काफी सारे एलोट्रोप्स या काफी सारी उसकी कॉम्पोजिशन ने डिस्कवर करी है। ठीक है, कई तरह के सल्फर एग्जिस्ट करते हैं, कई तरह के नए सल्फर की डिस्कवरी हुई है। और जो हम S6 सल्फर की बात करते हैं, जो S6 मॉलिक्यूल होता है, तो उस S6 मॉलिक्यूल ने भी, जो साइक्लिक S6 होता था, उसने भी उस रिंग की बजाय चेयर फॉर्म अडॉप्ट कर ली, मतलब उसमें चेयर फॉर्म का अडॉप्शन भी देखने को मिला, जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। बॉन्ड एंगल रखेंगे 102.2 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ रखते हैं 205.7 पिकोमीटर। तो ये तो हो गया इनके कॉम्पोजिशन की बात। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर से बात करें, टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने यहाँ क्या बोला था कि ये स्टेबिलिटी शो कराएगा अबोव 369, मतलब अगर 369 केल्विन से अबोव टेम्परेचर रखोगे तो बीटा सल्फर स्टेबल, और अगर 369 से बिलो रखोगे तो अल्फा सल्फर स्टेबल। और अगर दोनों की ही स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो क्या बोल सकते हैं, 369 केल्विन, यस 369 केल्विन। और इसको बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच बोथ ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर शोज स्टेबिलिटी, दोनों ही सल्फर स्टेबिलिटी शो करें, एट विच अल्फा एज वेल एज बीटा सल्फर शोज स्टेबिलिटी, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। कि 369 ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिसपे दोनों स्टेबल रहेंगे, अल्फा भी एज वेल एज बीटा भी। हाँ, अगर 369 से अबव किया तो बीटा सल्फर, और कम किया तो अल्फा सल्फर, फिर इनकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और होता है जिसमें हम ये पूछते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो S2 सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कराता है, S2 सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, वो S2 जो सल्फर होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कराता है, क्योंकि वेपर स्टेट में जो सल्फर होगा वो S2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके अंदर रहेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग π2 ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके अंदर वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये। अच्छा, इसके अंदर रहते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जैसे O2 मॉलिक्यूल में करते हैं ना, सेम वैसे ही इसमें भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई एंटी बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कराता है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। एंड अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड।
नेक्स्ट कंपाउंड है अपना सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है SO2, या केमिकल फॉर्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2। हम इसमें भी वही यूजुअल चीजें देखेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज शो कराते हैं ये, क्या इनकी स्ट्रक्चर्स होती है और क्या क्या इनके यूजेस रहेंगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इट्स फॉर्मेशन। तो देखो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यूजुअली सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म किया जाता है सल्फर एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करने पे। जब भी सल्फर एंड ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है, सल्फर को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ कॉम्पोजिशन सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी एग्जिस्ट कर जाती है जनरली, कई बार, हमेशा नहीं बोल सकते, दैट 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की जाती है जब हम H2SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट अप कराएं, तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, कि हम सिंपली जो अपना सल्फाइड है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट अप करेंगे, बर्न किया जाता है, एंड सिंपली ऑन बर्निंग इट विल प्रोवाइड वाटर अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को, या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होगी, वो है जब हम सल्फाइड ओर्स को, स्पेसिफिकली आयरन सल्फाइड को या फिर कोई भी सल्फाइड ओर ले सकते हैं, जब भी हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें या एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाए। अच्छा, इसको क्या बोलते थे, एक बार रिमाइंड करो, हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था। उसमें जब हम किसी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करते थे या बर्न किया जाता था, तो वो कौन सी प्रोसेस को वो करता था, कौन सी प्रोसेस करते थे, रिकॉल करो एक बार, अभी जोर डालो दिमाग पे, अभी याद आ जाएगा। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस वाले को बोलते थे, सही, बिल्कुल सही, रोस्टिंग, और एब्सेंस वाले को बोलते थे कैल्सिनेशन। चल, रोस्टिंग, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है, रोस्टिंग कर रही है, हम सल्फाइड ओर को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें प्रोवाइड करता है Fe2O3 अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अपीयरेंस, इसका कलर, इसका टेस्ट एंड एटसेट्रा। तो कलर तो होता है दैट सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस की तरह ये अपीयर होती है। दूसरा, ये पंजेंट स्मेल शो कराती है, शो तो क्या ही कराएगी, इसकी क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है, जैसे अमोनिया की पढ़ते थे हम पंजेंट स्मेल, तो वही सेम पंजेंट स्मेल किसकी रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड की। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अगर वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें, देन इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, काफी अच्छी सोल्युबिलिटी शो कराता है ये वाटर में। नेक्स्ट है इसका, अगर लिक्विफिकेशन की बात करें, तो हम अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और रूम टेम्परेचर पे भी इस पे अप्लाई करें, ये कंडीशन अप्लाई करें, तो भी सिंपली सल्फर डाइऑक्साइड को लिक्विफाई किया जा सकता है, नॉर्मली एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। और बॉइलिंग की बात करें तो 263 केल्विन पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो लिक्विफाई हुई थी वो बॉइल हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, देन इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करती है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करती है, H2SO3 फॉर्म करती है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं इसकी रिएक्शन की ही, और की पहली रिएक्शन हमने देखी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या फॉर्म करती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, क्या फॉर्म करेगी, सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर्म करती है, जिसको थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में ही बात करें कि सल्फर ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड फॉर्म करती है, जिसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मेशन भी शो कराती है। हम वाटर के साथ करते हैं, हम एसिड्स के साथ देख सकते हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये किसके जैसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, 11th क्लास में पढ़े थे, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती है एज वेल एज बेस के साथ भी कर सकती है।
तो कुछ ऐसा ही सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, दैट इट रिजेंबल्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिजेंबल करती है। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, या फिर ये बोल सकते हैं जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में तो अभी हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे Fe किस में है, +3 स्टेट में, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करा है और किस में कन्वर्ट हो गया, ये Fe+2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे तो यूजुअल है ये चीजें, रिड्यूसिंग एजेंट करेगा, कई बार ये उसमें मैग्नीज ऑक्साइड में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट में भी यूज करते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डीकलराइज कर सकता है, ठीक है, इट कैन डीकलराइज पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। किस कलर का होता है पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन? जो बच्चे स्कूल जाते हैं, रेगुलर क्लैब्स अटेंड करते हैं, उन सबको पता होगा पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का रहता है। ये इस सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है इस कलर को क्या कर सकती है, डिसअपियर कर सकती है, डीकलराइज कर देती है पोटाशियम परमैंगनेट को। अच्छा, जो ये टेस्ट है जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट का किया, जो डीकलराइजेशन हमने किया, इसको टेस्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, मतलब अगर लेबोरेटरीज वगैरह में यूज करें तो ये काफी कन्वीनियंट टेस्ट होता है टू आइडेंटिफाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्रॉस रिलेशनशिप हो गया, इसका क्रॉस यूज हो गया कि हम इसको भी सल्फर डाइऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं और KMnO4 को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये इस एंगुलर शेप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये इस एंगुलर शेप में एग्जिस्ट करेगी जिसकी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, शोज 2 कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल फॉर्म शो कराती है, या फिर ये बोल सकते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कराती है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो कराती है। नेक्स्ट लास्टली हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड का कि हम इसको पेट्रोलियम, शुगर, इन सबको रिफाइन करने में यूज करते हैं, इन सबके रिफाइनिंग प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। वूल और सिल्क की ब्लीचिंग में, उनके कलरिंग में इनको यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छे प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज की जाती है, इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड मेजर रोल प्ले करती है। तो और भी क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में है, क्या बोले, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको यूज किया जाता है या फिर ये बिहेव करता है सोलवेंट की तरह, यूज्ड एज सोलवेंट टू डिसॉल्व many organic and inorganic substances। काफी सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। यहाँ अपना कंप्लीट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड कंपाउंड, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जिसमें भी हम प्राइमरीली पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट कंपाउंड जो सल्फर या ग्रुप 16 में फॉर्म होने वाले कंपाउंड होते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। मेनली सल्फ्यूरिक एसिड, बट उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, कि सल्फर के ऑक्सो एसिड। तो देखो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की अगर बात करें तो कई सारे ऑक्सो एसिड सल्फर के देखने को मिलते हैं, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के, जिनमें से कुछ स्टेबल होते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। मोस्ट ऑफ देम उनमें क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो हम उनके बारे में अभी डिटेलिंग नहीं करेंगे, हमें पढ़ना है डिटेल में सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर,
ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसकी प्रिपरेशन की, तो देखो भैया प्रिपरेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो नेम प्रोसेस यूज की जाती है या फिर जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं वो होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जैसे ओस्टवाइल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है ना, हेबर प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अच्छा, होता क्या है इस प्रोसेस में, हम 3 स्टेप्स के थ्रू, या अगर बात अच्छे से अगर बात करें तो 4 स्टेप्स के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली स्टेप होती है कि हम सल्फर को ऑक्सीडाइज कराते हैं, ये सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, जिससे वो क्या फॉर्म करती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या होता है, उस सल्फर डाइऑक्साइड को हम अगेन ऑक्सीडाइज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होती है, इस SO3 को H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, या H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ड्राइड ऑफ किया जाता है। तो जैसे ये ड्राई करेगा, क्या प्रोवाइड करता है, ओलियम प्रोवाइड करता है। दिस इज ओलियम H2H2O7। अगेन अगर हम ओलियम को, या फिर इसके बाद क्या स्टेप होती है, अगर हम ओलियम को हाइड्रेट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है हमें H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है बाई हाइड्रेटिंग ओलियम। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से कंटिन्यू होगी, देखो अगर हम एपरेटस की बात करें, एपरेटस के थ्रू, तो सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास अवेलेबल होता है सल्फर बर्नर। वो सल्फर बर्नर के अंदर सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या की जाती है, एड अप की जाती है। जैसे सल्फर ऐड की जाती है ऑक्सीजन गैस या फिर एयर की प्रेजेंस में, वो सल्फर ऐड कराएंगे। जैसे ही सल्फर एयर की प्रेजेंस में आता है, वो क्या फॉर्म करेगा, आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। बट वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन से पहले उसको पाइप्स के थ्रू एक डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास किया जाता है। वो डस्ट प्रेसिपिटेटर का काम रहता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल सल्फर में थे, अगर सल्फर इम्प्योर है तो वो उन डस्ट पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर देता है ना, उनको सेटल डाउन कर देगा। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, स्टेप सेकंड की अगर बात करें तो नेक्स्ट उसको वॉश किया जाता है। तो उसको पास कराएंगे वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में। उसको किससे पास किया जाता है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर से, जहां से वाटर स्प्रे की जाती है। वाटर को स्प्रे की फॉर्म में पास कराया जाता है, जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी उसको वॉश ऑफ करेंगे, इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद, जैसे डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास किया था। आफ्टर देन हम उसको ड्राइंग टावर की तरफ मूव कराते हैं, ड्राइंग टावर की तरफ वो मूव करता है। तो ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ड्राई ऑफ किया जाता है। तो वो वाटर स्प्रे करने के बाद उसको क्या किया जाता है, ड्राई ऑफ किया जाता है। ड्राइड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो ऊपर वाली कैविटी होती है वहां से जो H2SO4 होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको पास किया जाता है, जिससे कि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड थी, जिसको वाटर स्प्रे कराने के बाद, जो वेस्ट वाटर रिमूव करने के बाद जो हमें मिला था, उसको ये ड्राई ऑफ कर देता है। और ड्राई ऑफ करने के बाद जो वेस्ट एसिड होता है वो हो जाता है रिमूव। देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो अपनी थी वो ड्राइड ऑफ हो चुकी। ड्राइड ऑफ होने के बाद उसको फिर दोबारा एक आर्सेनिक प्योरीफायर से पास किया जाता है। वो आर्सेनिक प्योरीफायर जिसमें जिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था, वो भी इसको अभी प्योरिटी देने का ही काम करेगा, कि अभी उसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी भी रिमूव कराने का काम करेगा ये। ठीक है, तो वहां से इम्प्योरिटी हो जाती है रिमूव। इसके बाद हम उसको मूव करते हैं टुवर्ड्स इट्स थर्ड स्टेप। जो ओलियम बनना था, ड्राई ऑफ करने के बाद जो ओलियम प्रिपेयर हुआ था, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसको मूव किया जाता है टुवर्ड्स कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर की तरफ मूव करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो उस कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रेजेंट रहता है, उसकी प्रेजेंस में उसको हीट अप कराया जाता है। तो देखो ये अपनी सेकंड स्टेप होती थी, अभी तक तो फर्स्ट स्टेप ही चलती आ रही थी कि हमने उसको हीट किया, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनी, उसकी इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब करी, उसको वॉश किया, उसको ड्राई किया, फिर उसको आर्सेनिक प्योरीफायर से फिर पास किया।
ठीक है, आर्सेनिक प्योरीफायर से पास होने के बाद प्री हीटर से पास करते हैं ताकि वो हीट हो जाए, उसको प्री हीट कर दे। जैसे ही प्री हीट करेगा तो हम उसको, जो थर्ड स्टेप थी अपनी, थर्ड स्टेप में क्या होता था, कैटालिटिक कन्वर्टर, सेकंड स्टेप जो थी, सेकंड स्टेप में करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर में, जहां ऑलरेडी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट था, वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो वो उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये अपनी सेकंड स्टेप अब कंप्लीट हो गई कि वो उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, उसको अगेन पास किया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, एक टावर से पास किया जाता है जिसमें क्वार्ट्ज फिल होता है, क्वार्ट्ज जिसमें प्रेजेंट रहता है, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास कराएंगे, वहां प्रिपेयर होता है ओलियम, एंड ओलियम को अगर हाइड्रेट करते हैं तो हमें मिल जाती है सल्फ्यूरिक एसिड, हमें ऑब्टेन हो जाता है, हमारे पास प्रेजेंट रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये है कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट प्रिपरेशन। एक्सपेरिमेंटल या जो अपना डायग्राम होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, वो एपरेटस वगैरह के थ्रू जैसे प्रिपरेशन करेंगे। ये प्रिपरेशन हो गई अपनी H2SO4 की। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज, कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड शो कराता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होती है, देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, नो डाउट सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कॉमन है ही है, उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है उसकी अपीयरेंस, कलरलेस होता है, डेंस एंड ऑयली लिक्विड, बिल्कुल वाटर की तरह उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती, एक डेंस ऑयली लिक्विड होता है, लिक्विड रहेगा बट एक डेंस, जैसे शहद जैसे जो टेक्सचर होता है ना, वैसा होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट, अगर इसके फ्रीजिंग की बात करी जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर की एंड बॉइलिंग की, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है इसका 283 केल्विन, और अगर बॉइलिंग की बात करें तो ये 611 केल्विन टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर सोल्युबिलिटी शो कराता है, बट इवोल्यूशन ऑफ सम गैस एग्जिस्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एग्जिस्ट, कि जब हम वाटर में H2SO4 को ऐड करते हैं तो गैस का क्या करता है, इवोल्यूशन करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो कराता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूशन ऑफ एसिड। उसमें क्या करते हैं, कभी भी एसिड में वाटर को नहीं डिसोल्व किया जाता, वाटर को नहीं ऐड किया जाता ड्यूरिंग डाइल्यूशन। हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में, ग्लास बीकर में वाटर लिया जाता है और वहां ड्रॉपर से या धीरे धीरे उसको स्टीयर करते हुए, कॉन्स्टेंटली स्टीयर करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। तो इस प्रोसेस में भी काफी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है, कि ये होता है इसका डिसोल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट है, इन सब प्रॉपर्टीज के साथ साथ, एसिडिटी के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड कुछ और प्रॉपर्टीज भी शो कराता है जो उसकी काफी सारी जो केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज, इसकी वोलेटिलिटी लो होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो कराता है, वाटर के टुवर्ड स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो कराता है, इजिली डिसोल्युबल है इन वाटर। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट द अपीयरेंस एंड टेम्परेचर, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनहेंस करती है, मतलब इंप्रूव करती है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर H2SO4 के आयनाइजेशन की बात करें तो ये इजीली आयनाइजेबल एसिड होता है, कि अगर हम H2SO4 को वाटर में ऐड करें देन इट विल फॉर्म HSO4- एंड H3O+, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज ग्रेटर देन 10, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट होता है इसका, काफी ज्यादा वैल्यू होती है। सेकेंड, अगर हम HSO4 में फिर वाटर ऐड करें देन इट विल फॉर्म SO4-2 अलोंग विद H3O+ आयन। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट विल बी 1.2 × 10⁻²। अब देखो, अगर हम K की बात करें ओवरऑल, तो K अगर K से ज्यादा है,
के की वैल्यू जितनी ज्यादा, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी की तरफ इंडिकेट करता है कि के की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, एसिडिक नेचर भी उसका क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके सॉल्ट फॉर्मेशन की, अगर एसिड है देन व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस देन डेफिनेटली इट फॉर्म सॉल्ट्स। तो ये काफी अच्छी रेंज ऑफ सॉल्ट फॉर्म करता है, काफी अच्छी सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म करता है, जिसमें नॉर्मल सल्फेट्स एंड एसिडिक सल्फेट दोनों ही कंस्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की अगर बात करें, देन इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी हमने देखा जब हम एपरेटस के अकॉर्डिंग या डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन देख रहे थे कि उसमें लास्टली हम क्या करते थे, जो सल्फर डाइऑक्साइड थी उसको ड्राइड ऑफ करते थे, ठीक है। उस ड्राइंग टावर में सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे किया जाता था। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हॉट, अगर H2SO4 की बात करें देन इट बिहेव्स एज मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज इंटरमीडिएट टू फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देखिए 20 की सी स्थिति होती है कुछ उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी की। अच्छा, अगर शेप की बात करें, प्रॉपर्टी होने के बाद अगर इसके शेप्स के बारे में अगर बात करें तो H2SO4 की शेप होती है कुछ इस तरीके से, जिसमें 2 OH और सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं एंड 2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। एंड लास्टली हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस की तरफ। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एसिड, ये ऐसा कोई भी आलतू फालतू एसिड नहीं होता कि इसके कुछ लिमिटेड यूजेस रहेंगे। हम अगर चाहें तो भी इसमें सारे एसिड यूजेस को कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है या काफी ज्यादा एक्सटेंट में यूज किया जाता है। इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यूज करने की जो टेंडेंसी होती है कई सारे एसिड्स की फॉर्मेशन में। लेबोरेटरी में मेजर एसिड के तौर पे इसको यूज किया जाता है, या तो इसके डाइल्यूट उसमें कंडीशन में या फिर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी मतलब अज्यूम किया जाता है, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी नेशन की पावर को जज करना हो तो हम उस नेशन में, उस कंट्री में कितना H2SO4 प्रोड्यूस होता है एंड कितना H2SO4 कंज्यूम होता है, उसको देख के उसको भी पता करके उसकी पावर को जज कर सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छा केमिकल, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसको लेबोरेटरीज वगैरह में या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस कवर करने की कोशिश करी है। देन सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ H2SO4 इज कि इसको यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग मेनी अदर केमिकल। नो डाउट ये यूज तो लिखना ही लिखना है कि हम इसको कई सारे अलग केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट यूज क्या होता है कि अगर बल्क ऑफ H2SO4 को यूज की बात करें तो बल्क ऑफ H2SO4 जो प्रोड्यूस करते हैं उसको काफी सारे फर्टिलाइजर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं। अच्छा, इसको यूज किया जाता है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी मेनली सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। फिर क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो मेटल्स की गैल्वेनाइजिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। हम जो मेटल पे इनेमलिंग करते हैं, उस इनेमलिंग से पहले जो मेटल क्लीन करी जाती है उस क्लींजिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। और फिर इसको काफी मतलब लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है वाइड लेवल पे, स्कूल्स, कॉलेजेस, अदर जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं उन सब में एक अच्छे लेबोरेटरी एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ अपना कवर अप हो गया ग्रुप 16 कंप्लीट। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 की जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। दूसरा हमने फिर कवर अप किया ग्रुप 16 से बनने वाले जो कंपाउंड्स थे, जैसे ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड हमने कवर अप किए, हमने सल्फर से बनने वाले कंपाउंड कवर अप किए। तो ये हो गया अपना ग्रुप 16। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के लिए स्टे ट्यून्ड विद एडुवोक अकेडमी। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video, share the video and also comment down in comment section.